इंडिका टुडे की तरफ से मैं मनीष श्रीवास्तव और हम लोग पॉडकास्ट की श्रृंखला में एक नई श्रृंखला एक शुरू कर रहे हैं हम लोग। और आज का दिन जैसे आपको पता है 22 मई है और महाराणा प्रताप की हम लोग जयंती मना रहे हैं। आज से बेहतर कुछ भी एक दिन नहीं हो सकता था जब हम डॉक्टर रत्नू साहब को हम लोग अपने साथ बुलाते और उनके बारे में हम लोग चर्चा करते। इसी के साथ मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर रत्नू जी का। डॉक्टर रत्नू जी प्रणाम। हर हर महादेव। जी, आपकी पुस्तक की चर्चा इतनी हो चुकी है कि आपको लगेगा कि हम लोग लेट हो गए हैं आपसे बात करने में। बट वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ा सा कुछ और भी बातें की जाए। आपने पुस्तक के बारे में सभी लोगों को बहुत कुछ बताया है, बट अभी भी बाकी बहुत कुछ रह गया है बताने के लिए, क्योंकि वो इतना विस्तृत विषय है कि एक पुस्तक में समा पाना तो आपको खुद लगा होगा कि ये मुमकिन नहीं रहा हो। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आपके लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं सबसे पहले आपकी पुस्तक तो है, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे, बट आपने लिखने का कब आपने ये ऐसा सोचा कि मुझे इस विषय पर लिखना चाहिए? मैं कट्टर अनकॉम्प्रोमाइजिंग हिंदू जन्म से रहा हूं और कंपैरेटिव रिलीजन्स की स्टडी भी मैंने की कि जो तथाकथित धर्म है इस दुनिया में, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। और वो बहुत ओपन डिबेट का हिस्सा है। उसके बारे में कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी की भावनाएं आहत करना चाहते हो या हमको यहाँ पर कोई बवाल खड़ा करना। इट्स अ वेरी सभ्य तरीके से, सिविलाइज तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो उसको स्टडी करते करते मेरा जो ग्रेविटेशन था वो आया मूलतः हिंदू सर्वाइवल कि भारतीय उपमहाद्वीप के इस खंड में हिंदुओं का अस्तित्व भी दांव पर लगा हुआ है। और वो एक बहुत पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ में मैं ये वक्तव्य दे रहा हूँ। ये कोई हवाई वक्तव्य नहीं है कि हमारा अस्तित्व दांव पर है। आप कहेंगे 100 करोड़ हिंदू है यार, बड़े आराम से, हम तो रिचेस्ट लोग हैं, फलाना है, ढिमका, इतनी वेल्थ है, इतने सारे हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, अब तो ऋषि सुनाक और वो भी बन गए। और व्हाट वी आर फेलिंग टू सी इज जो सांस्कृतिक हमला हिंदू धर्म पर हो रहा है, उसको हम लोग एक कंप्लीटली डिनायल में, हिंदू समाज तो उससे लड़ रहा था। और केवल वैचारिक नहीं, धरती पर भी कुछ काम करना था। तो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के लिए हमने एक संस्था शुरू की थी निमित्त एकम के नाम से, जिससे हमने लगभग 10-12 हजार हिंदुओं को पाकिस्तान से निकाला है गत 12 वर्षों में। ये सब करते करते मैं आर्टिकल लिखा करता था और अखबारों में भी मेरे आर्टिकल छपे। जब थोड़े से न्यूट्रल होते थे तो अखबार वाले छाप देते थे, बिल्कुल राइट विंग के होते थे तो अखबार नहीं छापते थे। स्वराज्य में ऑप इंडिया वाले छापते थे उनको। तो लोगों ने लेक्चर वेक्चर देने के लिए बुलाना शुरू किया। उस सब के बीच में मुझे संजय दीक्षित सर की आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व एक ट्वीट दिखती है कि महाराणा प्रताप सिंह के जीवन का जो मुख्य युद्ध था वो बैटल ऑफ दिवेर था, हल्दी घाटी नहीं था। अब मैं इतिहास का एक छात्र और इतिहास के प्रति इतनी अदम्य रुचि रखने वाला व्यक्ति और राजस्थान में पला बड़ा और इतना प्रेम मेरा महाराणा प्रताप से, मैंने दिवेर का नाम नहीं सुना था भाई साहब। वो ट्रिगर पॉइंट था। मैंने कहा यार, अगर दिवेर का नाम मैंने नहीं सुना है तो ये जो एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट हिंदूज है इनसे तो क्या अपेक्षा की जाए। तो मैं दिवेर गया, यहां से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। तो साहब वहां पर राजस्थान गवर्नमेंट का पूरा एक स्मारक बना हुआ है और वहां पर एक नारायण उपाध्याय जी से मेरा मिलना हुआ। और देवगढ़ के जो छोटे ठाकुर साहब हैं, शत्रुंजय सिंह जी, उनसे मेरा मिलना हुआ। इन दो व्यक्तियों ने मेरी आंखें खोली और मुझे अपने बढ़िया सा रिजॉर्ट है इनका, डॉक्टर शत्रुंजय जी का, तो ये मुझे अपने साथ वहां ले गए, वहां रात को ठहराया। अगले दिन पूरे दिन मैंने वहां पर दिवेर का वो देखा। मैंने वो प्रमाण देखे, साक्ष्य देखे, वो जहां पर सतियां हुई थी, वो जहां पर वो युद्ध हुआ था, जहां बहलोल खां को प्रताप ने काटा था, वो घाटी, दिवेर की अमर घाटी जहां पर वो युद्ध हुआ था। यद्यपि वो सब किंवदंतियां हैं, वो जो जिसे कहते हैं वो रास्ते, वो मैंने अपनी पुस्तक में वो फोटोग्राफ्स दिए मैंने।
वो जी मार्ग जिन पर मेवाड़ की सेना चला करती थी वो आज भी विद्यमान है। वो चूना गारा आज से 500 वर्ष पुराना वो आज भी है। अमेरिका किसी और देश में होता था उसको मॉन्यूमेंट की तरह रक्षा करते। ये तो हमको बड़ा ही समझ लीजिए अभी मैं वहां दुर्भाग्य है ये। दुर्भाग्य नहीं है ये तो तो मैं उसी पर आ रहा हूं जो आपने पूछा ना ट्रिगर पॉइंट क्या था। तो मैं साहब मैंने कहा मुझे प्रामाणिक इतिहास कहां से मिलेगा। पूरा मेवाड़ का पूरा इतिहास पढ़ना है मुझे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि महाराणा प्रताप एकदम से एक मेंढक की तरह खड़े हुए और फिर वापस बुझ गए। एक श्रृंखला होगी, एक पूरी एक लाइनेज होगी, राइट। तो श्यामल दास जी ददभाड़िया की लिखी वीर विनोद, जो कि एक बहुत ऑथेंटिक मेवाड़ की हिस्ट्री का अकाउंट मानी जाती है, और जेम्स टॉड की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये दोनों मैंने चार्ट डाली, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ दी मैंने। भाई साहब जिक्र मेरे आंसू नहीं रुके। 2-3 महीने तक तो मैं बिल्कुल एक असामान्य स्थिति में चला गया, क्योंकि शेष हिंदू समाज की तरह मैं भी यही मानता था कि राजपूतों ने लड़ाई तो लड़ी लेकिन राजपूत हारे। हाँ, कहा तो यही, मतलब राजपूत फैलाया आपस में फैलाया लड़ते तो थे। यही जाता है। नैरेटिव तो यही था ना साहब। इसी सेंट जेवियर्स में पढ़ने के बाद अब मुझ जैसा एक साधारण हिंदू को क्या दिमाग में रहेगा, यही रहेगा ना। लेकिन अंदर से कुछ आग थी कि यार कहीं कुछ फिट बैठ नहीं रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। कारण जिसका मौलिक जो मेरा जो जो उसका जिसे कह सकते हैं लॉजिक, जो बाय लॉजिक अगर मैं उसको डिसाइफर करने की कोशिश करूं कि अगर इतनी वन साइडेड विक्ट्री थी मुसलमानों की इस देश के ऊपर, तो फिर 100 करोड़ हिंदू आज कैसे बचे हुए आफ्टर 1400 years ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि कोई तो इस्लाम रहा एक हो। इवेंजलिस्टिक फेथ है, ये तो धर्म परिवर्तन करता है। जी तो भाई कुछ तो हमारे पुरखों ने किया होगा ना। अब वो कनेक्टिंग द डॉट्स मुझे करना था। तो मैंने लगभग 22-23 बुक्स मेवाड़ की हिस्ट्री पर जितनी जितनी मुझे मिली वो पढ़ डाली मैंने। और 5-5 दिन अपना प्रैक्टिस छोड़ करके मैं वहीं हाँ, जंगलों में घूमता मैं रहता। मैं वही उस सवाल पर आ रहा था कि आप ऐसा नहीं किसी बिजनेस में है कि अपने आप ने किसी को दे दिया कि भाई तुम संभाल लेना। आप तो जिस कार्य क्षेत्र में जिसमें है उसमें आपका ही होना, आपका ही बैठना यस, जरूरी पेशेंट मुझे है। देखने आता है, मुझसे आपको मिलने ही आता देखना, है। आपसे मिलने आते हैं, आपके नाम की वजह से आते हैं। और अगर आप वहां नहीं है, डॉक्टर्स के बारे में तो कहा जाता है कि वो छुट्टी, आप समझ लीजिए छुट्टी लेना ही पसंद नहीं करते वो, क्योंकि अगर वो 10 दिन नहीं रहे तो समझ लीजिए उनको लगता है कि मेरे 100 पेशेंट चले गए, कम से कम लगभग लगभग ऐसा। नहीं वो पेशेंट भी चले गए। एक 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 जिसे कहते हैं वो प्रोपेगेंडा ये हो जाता है कि यार डॉक्टर साहब तो मिलते नहीं है, हाँ, यार डॉक्टर डॉक्टर साहब प्रैक्टिस। तो मिलते नहीं है। और हाँ, वो मैं वो समझ हुआ, सकता मुझे काफी नुकसान अपने प्रोफेशन में हुआ है। लेकिन ठीक है, वन हैज टू मेक चॉइसेस अपने जीवन में। आपको हूँ। मैं कभी ये किसी नहीं को कहूंगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने ये कहावत नहीं बना दी कि कुछ देने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हाँ नहीं, जी मेरा मेरा चुनाव था। आई चोज जी टू जी टू टू जी। बी विथ आपने माय आपने समय निकाल कर फिर किताबें पढ़ी आपने। फोर फादर्स। तो सब पढ़ी किताबें, पुस्तकें पढ़ी। तो जब जौहर साका का पढ़ा तो मैं तो गाफिल सा हो गया। मतलब मैंने कहा कि यार 30-30 हजार स्त्रियां एक दिन में जीवित अग्नि स्नान करती हैं अपने बच्चों को अपने शरीरों के बांध कर। वो पुरुष अपनी माओं, अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी पत्नियों को जीवित अग्नि में जला देते हैं। राजस्थान में ऐसे 12 बड़े साका जौहर हुए जिनमें संख्या हजारों में थी। पूरे मानव इतिहास में आपको साका जौहर जैसी घटना कहीं नहीं मिलेगी। मुसलमानों ने तो पूरी दुनिया में आतंक मचाया है, लेकिन जो प्रतिकार राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और सिंध के हिंदुओं ने दिया साका जौहर के रूप में, वैसी मिसाल कहीं नहीं। वो अप्रतिम है। और हम हिंदुओं को साका जौहर का नाम तक नहीं पता। मैं मानता हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या होता था। ये
ये मानना पड़ेगा, ये सफलता है नेहरू की और उसकी चालबाजियों की, और उसका जो अनपढ़ एजुकेशन मिनिस्टर था मौलाना आजाद, जो कि मदरसे में पढ़ा था, और उसके बाद जो उसने श्रृंखला चलाई, जी। नूरुल हसन, फखरुद्दीन अली अहमद, MC वो चागला। इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि उनको कुछ पता नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश का अंग लगता है ये सब, अगर किसको आप। पता नहीं था? पता तो हमें नहीं था, उनको तो सब पता था। जी। उनको तो पता था कि इनके जूत पड़े हुए हैं, जी। इसीलिए कंट्री इस्लामाइज नहीं हुआ। जी। अब उस नैरेटिव को झुठलाया कैसे जाए? एक ही तरीका था कि मेवाड़ की जो लाइन की जो हिस्ट्री है उदाहरण की, उसको मिटा दो, जी। ये झूठ फैला दो कि हारे थे। जी। आप देखें कि किसी भी एक फ्रंटल युद्ध में मेवाड़ की प्रत्यक्ष हार नहीं हुई है 1000 साल तक, बताइए। एक भी युद्ध में। तो जब साका जौहर इन युद्धों को, इन 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 विलक्षण राजपूतों का जब मैंने चरित्र पढ़ा, मैंने कहा यार ये कहानी तो समाज को बतानी पड़ेगी। तो इन अ वे आई रीपैकेज्ड एंड रीटोल्ड द स्टोरी विच वाज ऑलरेडी देयर। जो Yes. इतिहास पहले से था उसको रीपैकेज करके मैंने थोड़ा सरलीकरण किया हाँ, और आपने और वो उसको जो फैला सूचीबद्ध हुआ किया, था, जो फैला हुआ था अलग अलग जगह जो पे। बिखरा हुआ था। एग्जैक्टली जो लेकिन खंडित था और जो छितरा हुआ था। अब जी। टॉड की आप इतनी मोटी पुस्तक, इतनी छोटी छोटी प्रिंट, कौन पढ़ेगा भैया? नीचे और 50 रेफरेंसेस। अब मैं वो समझ, इतिहास के छात्र के लिए तो ठीक है, आम लेकिन जनता को समाज के लिए, जी। समाज को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो समाज के लिए एक मीडियम टाइप बुक रखी जिसमें रेफरेंसेस भी है, जी। ताकि जो इतिहासविद है वो ये नहीं कहे कि कोरी गपोड़ गप्पे ही मार रहा हूं। और जी। कहानी की तरह युवाओं को, जी, बच्चों को इतिहास को लुभाने के आपने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। एग्जैक्टली और शायद मेरी भाषा पे थोड़ा सा मेरी कुछ सरस्वती का वरदान है, जी। तो लैंग्वेज को मैं इफेक्टिवली यूज कर पाता हूं अपनी अभिव्यक्ति के लिए। जी। तो वो इसे कहते हैं ना आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। जी। जी। तो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मेरे आनुवंशिक गुण है, मैं जाति से चारण हूँ। और चारण जो है वो राजपूतों के मित्र हुआ करते थे, उनके गाइड्स हुआ करते थे, उनके गुरु हुआ करते थे, उनके साथ उनके सहायक भी हुआ करते थे, उनके असिस्टेंट्स भी हुआ करते थे। तो चारणों का बहुत उल्लेख इस पुस्तक में कई जगह पर आया है, जी। बहुत जगह पर। जो महाराणा हमीर सिंह जो प्रताप की कैटेगरी के ही राजा थे, जी। उनकी तो पूरी जीवन की रक्षा एक चारणी थी, बरवड़ी देवी गुजरात की, उन्होंने की थी। वो तो आत्महत्या करने जा रहे थे, वो आपको इतने क्रोध निराश। नहीं आया होगा जब आपने ये नए नाम सुने होंगे और आपने देखा होगा कि मैंने, आया होगा क्रोध आपको, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं गुजरा हुआ हूँ चीजों से, मैं इन हाँ, चीजों से गुजरा हुआ हूँ। वो हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे, बट मैं समझ सकता हूँ कि जो अंदर, मतलब आग निकलती है कि ये आक्रोश। नाम हमको हमारे सामने आज तक क्यों नहीं आए हमारे सामने। तो ये तो आप। इतिहास में चला कि भाई जी। एक हरी स्टोरी टेलिंग की तरह एक बुक लिखी जाएगी, लेकिन मैंने दो जो चैप्टर्स हैं मेरे लास्ट के, जो उसमें जो मैंने जो पूरा का थीसिस है मेरी, वो दो है मेनली। कि एक तो राजपूतों के साथ, एंड टेकिंग ओनली द एग्जांपल ऑफ राजपूत्स, बाकी मार्शल कम्युनिटीज के साथ, जाटों के साथ, गुज्जरों के साथ, हमारी शेड्यूल कास्ट, हमारी शेड्यूल ट्राइब्स, जितने भी समाज जो लड़ने वाले थे, भील थे, हमारे खटीक थे, हमारे रैगर समाज के जो लोग जो लड़े मरे कटे राजपूतों के साथ, गुजर थे, इन सबको डिमीन किया गया, इन सबको विक्षिप्त और पागल बताया गया इस देश के वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा। यानी जो बलात्कार और हत्याएं करने इस्लामी आक्रांता आ रहा है, उसका कोई बिल्कुल, एनालिसिस नहीं है। वो हीरो हैं, उनके नाम पर सड़कें। राइट। और सल्तनत सल्तनत नहीं, सड़कें तो बाद में बनी ना, पहले तो हिस्ट्री की बुक के अंदर जी। उस हत्यारे बलात्कारी क्रिमिनल को इस देश का इतिहास बना दिया गया। जबकि इस देश का इतिहास क्या था? इस देश का इतिहास वो है जो हमारे हिंदू राजाओं ने, ललितादित्य मुक्तापीढ़, जी। वो कैस्पियन सी से लेकर आसाम तक जिसका राज्य है, और नैरेटिव क्या चलाते हैं? हे, हिंदू तो कभी से बाहर गया ही नहीं। तुम्हारे भेजे में नहीं गया होगा,
सत्य तो ये है कि गया है। बाली तक हिंदू धर्म कैसे पहुंचा था? एक मिशनरी एस्पेक्ट हिंदुइज्म का था। बापा रावल ईरान तक ठोक के आए थे इन अरबों को। जी। तो कई ऐसे सभ्यतागत झूठ, तो मैं जो 2 चैप्टर्स की बात कर रहा था, एक तो राजपूतों के साथ जो हुआ बड़ा अन्याय, जबरदस्त अन्याय हुआ राजपूत समाज के साथ, और उसका परिणाम है आज का एक ऑर्डिनरी राजपूत कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है हिंदू समाज से। और वो होगा अगर हम उसके इतिहास को ही मेलाइन कर रहे हैं, तो वो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होके बैठ जाएगा कि ठीक है यार, आप लड़ लो, फिर हमने तो नहीं लड़ी, वही हो, आप ही संभाल लो अब। आप करें। कितने ट्विटर पर आप देखिए, मेरे को मुझे तो गालियां देते हैं, खाजपूत खाजपूत कहते हैं कि साहब ये आरएसएस का स्पोक्स पर्सन है। मेरा संघ से कोई लेना देना नहीं है। संघ मेरी विचारधारा के एक संगठन है जिसका मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूं। बड़े विलक्षण लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी संघ की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। बाकी संघ से मेरा औपचारिक संबंध नहीं है। एक तो ये चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है द लाई कॉल्ड 1000 ईयर स्लेवरी। जब 1000 वर्षों तक अकेले मेवाड़ ने मुसलमानों से संघर्ष किया और कभी भी विजित नहीं हुआ, तो मुझे बताएं कि कैसे हम 1000 साल गुलाम रहे। कोई मुझे समझा दे। जो हमारे ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन है, अरे एक्चुअली ये इसलिए क्योंकि अपन गुलाम रहे थे ना। अरे भाई कब रहे थे गुलाम, जरा बता तो दो। आज हम गुलाम हैं। आज मैं देखता हूं एयरपोर्ट पर कोई हिंदू स्त्री अपने 2 साल के बच्चे से हिंदी में बात नहीं करती। मेरी चुनौती है, मैं तरस गया हूं सुनने के लिए। नो बाबा, डोंट डू दिस। बाबा, व्हाट यू गोना डू? बेबी, व्हाट इज हैपनिंग? बेबी, यू वांट टू ईट? अरे क्या अंग्रेजी में जी। बोलना गौरव, इससे बड़ी क्या गुलामी होगी? मैं बात किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं। मैं खुद अंग्रेजी बोलता हूं, अंग्रेजी में मैंने पुस्तक लिखी है। लेकिन ये भाषा ही है ना, अभिव्यक्ति। मैं अपने बच्चों के साथ मैंने पैदा होते अंग्रेजी में बात नहीं करी। मैंने मारवाड़ी राजस्थानी में बात की उनसे, उसके बाद हिंदी पर आए और फिर उन्होंने अंग्रेजी अपने आप सीख ली। ठीक है, वो एक तो बौद्धिक, जहाँ जरूरत है वहां उसका उपयोग करना चाहिए। जहां गलत। आवश्यकता है हम बोलेंगे उसकी। हाँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ठीक है। जो उसमें निवेदन मैं कर रहा था, वो इशू जो था वो ये था कि 1000 की जो गुलामी का जो आइडिया है, ये भी वामपंथियों के द्वारा हिंदुओं की साइक में डाला गया और हमें मानसिक रूप से पिछले 70 साल में गुलाम बना दिया गया। हमारे पुरखे गुलाम नहीं थे, हम गुलाम बन गए। वो तो ये आजाद जो करा दिया। नैरेटिव की लड़ाई हम हारे, तो उसका पॉइंट वाइज मैंने पहले कालखंड के हिसाब से ऑन टाइमलाइन मैंने उसको रेजिस्ट किया है कि भाई मुगल सल्तनत 150 साल की एक इंटरिम है। 1556 में मुगल काल शुरू होता है, 1707 में औरंगजेब के देहांत के साथ खत्म हो जाता है। सो कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, उस पर तो मैं एक अलग से बुक लिख रहा हूं, द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, और उस पर काफी मेरा शोध चल रहा है अभी। तो इस तरह से उस पूरा बैलेट उस पर लिखा गया कि ये 2 जो चैप्टर्स हैं मेरे, ये हिस्ट्री नहीं है, ये जो अंतिम खंड है पुस्तक का, कि इन वामपंथी जिहादी इतिहासकारों को शहर के चौराहों पर उल्टा लटकाना चाहिए। और मैं चुनौती देता हूं, आप न्यूट्रल इतिहासकारों को दुनिया के बुलाइए, जो ट्रेंड इतिहास होते हैं न्यूट्रल इतिहास। बाहर से बुला लेते हैं ना कहीं, भाई डच वच कोई हो, कोई ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन, उसके सामने तथ्य रखे जाएं, एक ओपन हियरिंग हो कि भाई ये तो हम अपने करिकुलम में पढ़ा रहे हैं, और ये हम शंकर, डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, मीनाक्षी जैन, विक्रम गोखले, एक वो लड़का गोखले और है, एक और है वो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की, कुछ मराठी राइटर्स हैं जिन्होंने मराठों पर जबरदस्त शोध किया है। जी। डॉक्टर साहब, मैं यहीं पर एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। सोशल मीडिया पे जो ये मराठा वर्सेस राजपूत का ये जो छद्म युद्ध चलता रहता है, ये क्या है? आई थिंक मूर्खता है, क्योंकि टॉड तो बहुत कंफर्म करते हुए कहते हैं कि हमीर सिंह जी जो महाराणा बने थे, उनके चाचा थे अजय सिंह जी।
जी। महाराणा हमीर सिंह जी के पिता अजय सिंह जी का तो युद्ध में देहांत हो जाता है, उनके चाचा उनको राजा बनाते हैं और अपने स्वयं के दो बेटों को वो निष्कासित कर देते हैं। एक नेपाल चले जाते हैं, एक महाराष्ट्र चले जाते हैं, उन्हीं की वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। तो ये मराठे और सिसोदियों का क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं, उन्हीं का वंश है वो। और अगर वो सिद्ध नहीं भी हो पाता है, मैं कहता हूं मराठों का योगदान तो अप्रतिम है। जो जो राजपूतों का काल समाप्त हो जाता है 1680 महाराणा राज सिंह जी के देहांत के बाद। जी। उसके बाद राजपूत ग्लोरी खत्म, जी। वो आपस में जयपुर और इन फाइटिंग और ये वो, फिर मराठा उदय होता है। और क्या उदय होता है साहब? जो पेशवाओं ने जो बैंड बजाया है मुसलमानों का, जो कटक, वो अटक तक, अटक की नदी के पार तक जा जाकर जो इन्होंने जाके ठोका इनको पकड़ के, तो वो अपने आप में एक शौर्य गाथा है। कॉन्फ्लिक्ट कहां आता है मुझे नहीं समझ में आता, कि वो मेरी फैलाया। कमीज तेरी कमीज से सफेद कैसे। तो हाँ, वो बस वो आई बात थिंक वो इतना शायद। बचकाना डिस्कोर्स है कि उसके बारे में मैं तो उस एरिना में उतरता ही नहीं हूँ। जी। इट्स हम लाइक हम माई लोग इस लेफ्ट पर हैंड फाइटिंग विद माई राइट हैंड। जी। तो हम लोग आपकी वो अंतिम जो पुस्तक के जो चरण हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जी। जो 2 अंतिम अंक आपने जो बताए हैं उनके बारे में आप बता रहे थे कि जो उसमें रिसर्च की है। हाँ, मतलब उसको कालखंड के हिसाब से मैंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ये झूठ है, ये जो 1000 साल की गुलामी का जो वॉर्स जिनके अंदर हमारी डिफीट करी गई, हल्दी घाटी को हमारा युद्ध या अनिर्णीत, ये कितने मक्कार लोग हैं। ये अनिर्णीत क्या होता है भाई? युद्ध में मुझे प्लीज मुझे बताए ना यार। एवरी वॉर हैज ऑब्जेक्टिव्स। जिस साइड के जो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाते हैं उसको अपन विक्टोरियस मानते हैं। ये अनडिसाइडेड क्या होता है? मतलब दोनों एक साथ भाग गए थे? नहीं, मुझे को प्लीज बताइए ना बॉस, जैसे हंसिए मत, मुझे बताइए, मुझे एजुकेट करिए कि अनिर्णीत रहा। तो मैंने नहीं लिखा है ये, तो मैं आपको मतलब आप देखिए कितने कितने गंदे लोग हैं साहब। मतलब हमारे महाराणा प्रताप की विक्ट्री इनको कंसीड नहीं करनी थी, तो एक नया शब्द ही आविष्कार कर दिया, अनिर्णित रहा। अनिर्णीत रहा। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णीत रहा। इनके चमाट लगा के इनसे कोई पूछे भाई, सॉकर का वॉर जो 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 गेम होता है वो अनिर्णीत नहीं होता। वो पेनल्टी शूटआउट से सडन डेथ तक जाता है। बिल्कुल सडन था। डेथ में जाकर के डिसाइड होता है कि हाँ ये जीता और ये हारा। क्या ऑब्जेक्टिव थे हल्दी घाटी में प्रताप के? हिंदू कंसोलिडेशन नंबर 1, इस्लामिक राज्य को चुनौती, तीसरा साफ साफ ये घोषणा करना कि हम अपना समर्पण, अपना आत्मसम्मान मुसलमानों के आगे समर्पण नहीं करेंगे। तीनों ऑब्जेक्टिव में प्रताप सफल रहे। अकबर के क्या ऑब्जेक्टिव थे? प्रताप को जीवित या मुर्दा पकड़ना, नहीं प्रताप कर की सकते। हत्या, मेवाड़ का पूरा अतिक्रमण। कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ हासिल तो नहीं। मैंने सप्रमाण सिद्ध किया है कि हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप की विजय थी। और उसके लिए मुझे जो सबसे प्रामाणिक जो शोध मिला वो डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा है, जी। उदयपुर के, बहुत प्रामाणिक आदमी है, बहुत अच्छे शोधकर्ता है, अच्छे वक्ता भी है। उन्होंने किसी वीडियो में बोला था, उनसे मैं मिला भी था जाकर, उनका वीडियो भी है मेरी जो यूट्यूब पे उसके लिंक पे, जी। कि 1576 की जून में हल्दी घाटी का युद्ध होता है जी। और सितंबर 1576 के अंदर प्रताप के द्वारा हस्ताक्षरित ताम्रपत्र हैं जो जागीरें वो हिंदू राजाओं को, ठाकुरों को दे रहे हैं। तो अगर भाई वो जरा मुझे बता दो कि अगर वो हार गए थे तो वो जागीर किसको दे रहे थे? तो ये ताम्रपत्र कहाँ पर है? किसी संग्रहालय में मिल है? गए साहब, बिल्कुल। जो मोही मोही का जो जो ठाकुर साहब है उनके पास वो ताम्रपत्र पड़े हैं। उसकी फोटोग्राफ मुझे लगानी चाहिए, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। वो एक्चुअली जो हमारे पास वो पिक्चर आई वो बड़ी गंदी ब्लैक एंड व्हाइट पुअर क्वालिटी की थी। जी। और जब मैं वहां गया मोही तो मेरा ठाकुर साहब से मिलना नहीं हुआ। मैं अभी 22 तारीख को पुनः जा रहा हूँ देवगढ़। जी। मतलब आज ही मैं देवगढ़, मतलब तो हम देखेंगे कि वहां पर अगर वो ताम्रपत्र मुझे मिल जाते हैं तो उनके फोटोग्राफ्स लेकर आऊंगा मैं। वो भामाशाह के हस्ताक्षर है उस पर, और हम्म। भामाशाह ने प्रताप की तरफ से वो दिए हैं बाकायदा। अच्छा, 1576 की जून में अगर हल्दी घाटी हार गए थे प्रताप, सितंबर में तो क्या हुआ? दिसंबर में अकबर एक बड़ी सेना लेकर के गोगुंदा पर फिर हमला करता है, जो कि हल्दी घाटी से 20-30 किलोमीटर दूर है। क्या झक मारने आया था अकबर यहाँ पर? जब प्रताप तो हार गए थे ना 76 में ही।
तो इसका मतलब अकबर को वहां होना चाहिए था अगर तो हार गए। अकबर क्या करने आया था वहां पर, है? अच्छा, इस युद्ध के बाद मान सिंह जी की और आसिफ खान जो मुसलमान जनरल था उनकी ड्योढ़ी नीची कर दी गई। अकबर ने उनसे 1 साल तक बात नहीं की, दोनों से, अपने विक्टोरियस जनरल से अकबर ने बात नहीं की। ये सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, ये कोई, मैं वहां था नहीं उस वक्त, मेरे सामने की बात नहीं है। तो वही आपने जो कार्य किया है कि आपने जो डॉट्स यहाँ वहां जो तो सबको जोड़ के आपने जो तस्वीर बनाई। एग्जैक्टली क्योंकि अगर हम अकेले पढ़े ये चीज कि अकबर ने अपने विजयी सेनापतियों से बात नहीं की, उसको इसका परिप्रेक्ष्य किसी भी तरह से कोई प्रस्तुत कर सकता है। एग्जैक्टली और अगर वो आपने कहा कि दिसंबर में उन्होंने जागीरें बांटी हैं भामाशाह ने, कि अगर कहीं सिर्फ इतना ही कहीं सेंटेंस लिखा हो तो इसका कुछ अर्थ नहीं होता। बट आप जब हल्दी घाटी के युद्ध से जोड़ते हैं इसको, तो एक नई कहानी, मतलब एक नई सत्यता एक प्रमाणित करता और इससे भी प्रामाणिक जो मुझे, जो मैं कहूंगा इस बुक की उपलब्धि है, है। वो है खानवा का युद्ध। जी खानवा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जो 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था, जी बिटवीन महाराणा सांगा एंड बाबर। जी श्यामल दास जी ददभाड़िया भी और जेम्स टॉड भी उसको सांगा की हार बताते हैं, मैं भी जी मानता था। मेरी पुस्तक में मैंने उसको हार लिखा था। फिर मेरे को एक ब्रेन वेव आई, मैंने कहा यार खानवा कितनी दूर है, जरा मालूम करते हैं। खानवा जयपुर से 180 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ। साहब मैं गया, खानवा गया। खानवा में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा विलक्षण, जिस पहाड़ी पे चढ़ के सांगा ने इस युद्ध का निर्देशन किया था, वो पहाड़ी आज भी है। उस पर एक बहुत सुंदर स्मारक बना रखा है। जब मैं उस स्मारक पर चढ़ा तो मुझे पूरे खानवा के युद्ध मैदान में कम से कम 20 हिंदू छतरियां दिखाई दी। मैंने अपने गाइड से पूछा कि ये छतरियां यहाँ पे कैसे हैं? बोले साहब ये तो युद्ध के समय की बनाई हुई है, 400-500 साल से है। मैंने कहा 1 मिनट, खानवा का युद्ध सांगा हारे थे तो खानवा बाबर के पास चला गया था, ये हिंदू छतरियां बनी। छतरियां किसने बनाई? तो जब मैं गया, मैंने उन छतरियों को देखा, तो छतरियों पर अब मुसलमानों ने अतिक्रमण करके नीचे उनके ग्रेव्स बना दिए, विच इज एब्सर्ड, क्योंकि कोई मुसलमान अपनी ग्रेव के ऊपर राजपूत स्टाइल छतरी नहीं बनाता है। और वो वो, होता ही। पर एनक्रोचर्स तो है ही ना, पैरासाइटिक तो है ही मामला। तो वो पैरासाइटिज्म में नीचे ग्रेव्स बनी हुई है, पर वो हिंदू कार्विंग्स, हिंदू वो जो देवी देवताओं की शिवलिंग वो बना हुआ दिख गया मुझे, तो मैंने वो फोटोग्राफ्स बुक में डाली हैं। जी फिर मैंने कहा किसी पुस्तक में खानवा को सांगा की विक्ट्री जरूर बताया होगा। मैंने और शोध किया तो राज प्रशस्ति, एक सांगा के लगभग 150 वर्ष बाद एक ग्रंथ लिखा गया भारतीय इतिहास के ऊपर, मेवाड़ के इतिहास पर, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा, एक तेलुगु इतिहासकार थे। उनको महाराणा राज सिंह जी ने अपने पास बुलाकर उसको लिखवाया था। उसमें सांगा की विक्ट्री बताया गया है खानवा को। फिर मेरे पास वंश भास्कर नाम की, सूरजमल मीसण एक चारण थे कवि, उनका वंश भास्कर, इतने सारे वॉल्यूम्स देख के चक्कर आ जाते हैं। उसमें खोजा मैंने, खंगाला, उसमें 2 बार सांगा की बाबर के साथ मीटिंग और विजय के बारे में। विजय का उल्लेख मिलता है। अब खानवा की डिफीट को विक्ट्री एस्टेब्लिश करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर मैंने कनेक्टिंग द डॉट्स के लिए तो 2-3 बातें मैंने एंसिलरी चीज, नंबर 1 तो मैंने आपको बता ही दिया कि छतरियां कहां से आई। जी नंबर 2, मेरा जो कालखंड के हिसाब से मैंने कहा अगर 16 मार्च 1527 को सांगा हार गए थे तो सांगा का पीछा क्यों नहीं किया बाबर ने? मेवाड़ मेवाड़ चले गए, रिट्रीट किया होगा ना, पर सांगा तो वहीं रहते हैं। सांगा उसी बयाना और खंडवा के क्षेत्र में घूमते रहते हैं। तो हार गए थे तो क्या कर रहे थे वहां पर? और सांगा की हत्या होती है जहर देकर 30 जनवरी 1528। लगभग 10 महीने सांगा उसी इलाके में रहते हैं। युद्ध हारने के बाद कैसे उस इलाके तो में मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अच्छा, खानवा के युद्ध के तुरंत बाद बाबर हुमायूं को अफगानिस्तान भेज देता है। क्यों?
जीत गया था तो उसको कहीं गवर्नर ववर्नर बनाता ना कहीं का, आगरा को कब्जे में लेता। कुछ अपने बेटे को क्यों निकाला उसने? क्योंकि उसकी हत्या का भय था। किससे था? राणा साहब। किससे भय था? राजपूतों से ही था ना। और कौन मारता हुमायूं को? यद्यपि उस समय जाटों का और गुजरों का भी बहुत बड़ा एक योगदान इस युद्ध में रहा है। युद्ध के अतिरिक्त जो मतलब वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर वो करते थे, जो जी भी जी जी दिल्ली के आसपास आज जो राजपूतों जाटों के और गुजरों के गांव बसे हुए हैं, ये जी। आदिकाल से बसे हुए हैं। तो इस प्रकार मैंने इसकी खानवा को, जो युद्ध को, सांगा की हार को भी इस बुक में चैलेंज किया, और मैं तो कहता हूं कि मुझे आके प्रूव करो गलत। पर ये तो आपने मतलब बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य कहा जाएगा डॉक्टर साहब इसको, तो माने ये तो अ, कैसे इसको मैं बयां इट्स अ करूं कू। कि एक तरह से हाँ, इट्स अ कू। यस यस, वही वही मैं कहने वाला हूँ कि पढ़ा देखिए क्या होता है ना कि हम लोग सब लोग 500 किताबें पढ़ लेते हैं, हजार हजार किताब पढ़ लेना और आत्मसात करना और उसके बारे में सोचते रहना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क चिंतन, उसका चिंतन होना पड़ता है। है क्योंकि मैंने कहा कि- ना, वो कालखंड के हिसाब से मनीष फिट नहीं बैठ रहा था। जी भाई जी। अगर सांगा हार गए थे तो या तो मेवाड़ जाके ये मरते। आप जब आपने जब पहली बार पढ़ा होगा इनके बारे में तो वो कुछ अटका होगा, मैं इसको एक दैवीय वो बोलता हूँ, मैं ये ऐसे देखिए, आपके द्वारा होना, किसी के द्वारा होना, ये हम मैं मानता हूँ कि ये जो हम तो कार्य निमित्त होते हैं हैं। ना, ये हमारे बस के नहीं होते कार्य, ये हमसे कोई करवा रहा होता है, मैं हमेशा से ही मानता आया हूँ। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो एक प्रेम कथा नहीं लिख रहे हैं आप रानी पद्मिनी वाली कहानी नहीं लिख रहे हैं कि कल को बॉलीवुड में बेचना है। आप एक ऐसा कार्य आपने करके रख दिया है कि लोगों को अब उसके बारे में सोचना पड़ता है। और अगर आपके पीछे कोई नहीं पड़ रहा है कि गलत साबित करने के लिए, कोशिश लोगों ने बहुत की होगी। आप अगर आपको लग रहा है कि लोगों ने कोशिश नहीं की होगी, तो लोग कोशिश आज भी लगे होंगे कि हम कैसे भी गलत साबित करें। बट अगर सामने कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए तो डॉक्टर साहब मतलब नमस्कार ही है आपको, बहुत बहुत बड़ा प्रणाम नहीं, है। माँ भगवती, माँ सरस्वती की मैं प्रेरणा। मान लेकिन मैं लेकिन लेकिन इस देश के मक्कार और बेईमान इतिहासकारों को हम क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है, कोई हम खानवा गया नहीं। मैं मानता हूँ। कोई इनमें से खानवा नहीं गया। जो चीज मुझे स्पष्ट दिख रही हो, इनको भी दिखती। देखना चाहते तो नहीं, गया ही नहीं ना कोई। जी, भाई अपने ड्राइंग रूम से बैठ करके इतिहास लिख रहे हैं इस देश का। अरे वही खून और मिट्टी, खून से और पसीने से, हड्डियों से, अपनी अपने लिवर की अंतड़ियां फटवा फटवा कर राजपूतों ने इतिहास लिखा है इस देश का। मानता हूँ। तुम सम्मान नहीं कर सकते उसका, तो उसका अपमान तो मत करो यार। मान उन पुरखों का श्राप लगेगा हमको। मानता हूँ, मैं पूरी तरह से साका डॉक्टर साहब जौहर मैं की जो महिमा है, उसको जी, इन इन मलेच्छों ने, इस देश के वामियों ने सती बोल दिया। मैं पढ़े लिखे लोगों से सर फोड़ता, इट वाज सती होता। अरे भाई, मैंने कहा भाई सती तो तब होती है जब पति का देहांत हो जाता है। जौहर तब होता है जब पति जीवित होता है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। पति के मरने के बाद जौहर नहीं होता। और इन्होंने वो जौहर सुनाई। का कारण नेक्रोफीलिया है, जी यानी मरे हुए शरीर के साथ संभोग करते थे मुसलमान। जी ये हमारे पुरखों को पता थी, आज इंटरनेट के युग में हिंदू औरतों को नहीं पता। जी। द लेवल ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, disinformation and ignorance is so high amongst Hindus. Actually, they know, but they don't want to believe it. Otherwise, what will happen? It will go in a very different direction, and नहीं, their पता ही path नहीं will है start. भाई। ना साधु संत बताते हैं, ना धर्माचार्य बता रहे हैं, ना थॉट लीडर्स बता रहे हैं। हम तो यहाँ तृप्तिकरण में लगे हुए हैं ना, इनकी दाढ़ी सहलाने में लगे हुए हैं ना। इनको लज्जा नहीं आती यार। दो कौड़ी के क्रिमिनल्स को तुम इस तरह मुंह लगाते हो, जिनको जिनको आप घर में घुसने नहीं दोगे, जिनको पुलिस बुला के बाहर निकालोगे। उस गुंडों को आप कहते हो कि हे हमारा तो डीएनए एक है, हे सब हिंदू ही है। वो दुत्कार रहे हैं आपको। वो थूकते भी नहीं है हिंदू धर्म पर। आप लल्लो जी, चप्पू लगे हुए हो। पर यार, हमारे पुरखे साहब क्या लोग थे साहब। बट उनको हाँ? उन- उनको उनको भी स्वप्न में ये सब नहीं आया हुआ कि जो वो एक देकर जा रहे हैं,
मतलब देश देकर जा रहे हैं, एक संपदा देकर जा रहे हैं, उसके साथ ऐसा हश्र होने वाला है, उन्होंने सपने में भी नहीं नहीं, सोचा पर होगा। उसका अदरवाइज़ ये परिणाम गत 70 वर्षों में ही हुआ है। ये जो रियल डैमेज, आज मैं एक देखता था, नेहरू का कोई डॉक्टर एल्विन है, कोई नागालैंड का, वो बाकायदा पैक्ट करा इस मलेच्छ ने, नेहरू ने एक पैक्ट किया उस ईसाई मिशनरी के साथ, नागालैंड इज फ्री ऑफ साधुज। वो आज एक यूट्यूबर है महोदय, उनका मैं देख रहा था, इस आदमी के जी, पापों का कोई अंत नहीं है। एक कमीशन बैठना चाहिए भाई, उस पर एक बिल्कुल कमीशन निष्पक्ष एनालिसिस। अगर वो नहीं करते थे तो उनके रिश्तेदार करते थे, उनका वंशज ही इतना लंबा-चौड़ा फैला हुआ था कि वो नहीं कर देते तो किसी दूसरे से करवा देते। तो वो तो होता रहा है। डॉक्टर आप साहब ये अच्छा, भी मैं जानना एक और चाहूँगा जो कि जब आप जी, बताएँ, यहाँ पर बताएँ आप? मैं, एक जो जी। बहुत ये बड़ा आप जो जो झूठ पकड़ में आया मेरे इस पुस्तक को लिखने के समय, इस्लाम जन्मा अरब में, और अरब अरेबिया से ये चोरों और बलात्कारियों का टोला निकला कि यार ये तो लॉटरी हाथ लग गई। आदमी की प्राइमल डिजायर को अपील करो, सेक्स एंड पावर एंड वेल्थ जनरेट मत करो। वेल्थ जनरेट नहीं करनी है, वेल्थ को अक्वायर करना है। एक प्रेडेटरी माइंडसेट, प्रिडेशन। तो पूरा इंटायर नॉर्थ अफ्रीका चला गया, पूरा मिडिल ईस्ट खा गए, 17 साल लगे इनको, पर्शिया का ईरान बना दिया, मेसोपोटामिया का इराक बना दिया, सीरिया यूज्ड टू बी सूर्या, उसको 1 साल में सीरिया बना दिया। कभी किसी इस देश के मक्कार आत्मा विहीन इतिहासकारों ने कहा है बाप्पा रावल, रावल खुमाण, ललितादित्य मुक्तापीड़, जयवर्मन, पुलकेशी राजा, नागभट्ट, इन यशस्वी हिंदू राजाओं के चलते अरेबिक इस्लाम भारत में कभी पैर नहीं जमा पाया। इट वॉज नहीं था। अफगान इस्लाम एंड देन लेटर टर्किश इस्लाम दैट हमारे को जिसने थोड़ा तकलीफ दी। ये कोई छोटी घटना थी क्या कॉस्मिक, एक ग्लोबल लेवल पे? अरेबिक इस्लाम जब पूरी वाज कंक्लूसिवली पूरी डिफीटेड इन बाय हिंदूज। तो मेरी एक जब थीसिस पूरी थी दुनिया कि में यार, सॉरी, जब पूरी दुनिया में वो अपना राज फैला रहे थे, तो यहाँ पर क्या ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल अपने पैर नहीं जमा पाए? भाई ऐसा कौन था? है कोई तो रहा होगा, लाइक कोई तो नहीं, रहा वो होगा। मैंने तो नाम निकाल दिए ना भाई। जी, बैटल ऑफ राजस्थान, बापा रावल, जुनैद अल मरी, जी, जो अरब के खलीफा का नॉमिनी था, 60,000 सेना लेकर आया था, 12-10-12 हजार राजपूतों की सेनाओं ने उसको ठोक दिया। अरब इतिहासकार बालाधुरी लिखता है, ये कोई आरएसएस का पागल आदमी नहीं, हेट मॉन्गर हिंदू नहीं, ये अरब हिस्टोरियन बालाधुरी लिखता है, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली राजपूतों के क्रोध से। एंड इट इज़ ऑल डॉक्यूमेंट। इट इज डॉक्यूमेंटेड भाई, वो अरब हिस्टोरियन लिख रहा है। आ, गनीमत। है अगर आप ये बोलते कि किसी सूर्य कुमार प्रसाद ने लिखा है तो उसको नहीं वो माना तो जाता। उसको तो डिनाई हो जाता, वो तो मैं तो कहता हूँ मेरी बुक को तो डिनाई कर ही दोगे, तुम्हारे बापों ने लिखा है उनका क्या करोगे? खोंडमीर एक इस्लामी इतिहासकार, उसका आप वर्णन पढ़िए साहब, जो जो सोमनाथ के मंदिर को गजनी ने लूटा है, आप आप पिघल जाएंगे। जी, मथुरा के बारे में भी ये है कि जो उन्होंने लिखा है मथुरा के बारे में, जब आ, आने से पहले जो उसका हाल था और बाद में जो हाल हुआ, कि वहाँ के जो एग्जैक्टली। इतिहासकार जो आए नहीं, थे लेकिन उन्होंने मेरी जो थीसिस है, अपन लेट्स गो बैक टू दैट। जी, अरेबिक इस्लाम की कंक्लूसिव डिफीट भारत में हुई। जी, दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड का इस्लामाइजेशन भारत ने रोका। ये मैं सोचा करता था। फिर मुझे एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इयन ऑस्टिन, जी, जिन्होंने मेवाड़ को ऊपर एक बुक लिखी है कि द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी, क्योंकि मेवाड़ का राजघराना आज भी चल रहा है। जी, बापा रावल से 1400 वर्ष का ऐसा कोई राजघराना नहीं है जो इतना अनइंटरप्टेड चला हो।
वो लिखता है कि द वर्ल्ड शुड बी ग्रेटफुल टू हिंदूज फॉर स्टॉपिंग द इस्लामाइजेशन ऑफ द ग्लोब. Now imagine if Hindus were defeated by Islam back in 8th century, equipped with Hindu numbers, equipped with Hindu wealth, equipped with Hindu technical prowess. Who would have stopped Islam? No one. Huh? Burma? Cambodia? इंडोनेशिया तो Thailand? वैसे, This इंडोनेशिया तो entire वैसे, globe would have been Islamized in 8th century. इतने युग प्रवर्तक घटना को इस देश के बेईमान मक्कार आत्मा विहीन इतिहासकार चबा गए. और एक मतलब, और जब खड़े होकर वो बात करते हैं तो उनकी आंखों में जरा भी शर्म और वो कोई लज्जा नहीं है, निर्लज निर्लज. वो तो लज्जा आ जाएगी तो पकड़ जाएंगे ना. They are master of. But let us stick to the fact. You tell me, Manish, in all your neutrality, in all your objectivity, erasure of Arabic Islam's defeat in Bharatvarsh, is it not an event of global dimensions? definitely it has to be mentioned in all other places as well, but see, जब वो है कि जब हमने अपने घर की ही मुर्गी को दाल बराबर समझा, हमने उस घटना को खुद ही अपने देश में, अपनी धरती पर उसको मूल मोल नहीं दिया, तो फिर हम बाहर के लोगों नहीं से क्या शिकायत वो करें? नहीं, ये आप हमारा, समझिए, आप उसको उसका उल्लेख ही नहीं है. वही मैं कह रहा हूँ, मूल्य तो देना तो अलग. बिल्कुल सही। Nobody, no academician has even mentioned it. उस कालखंड को, इट स्टार्ट फ्रॉम 712 जब कासिम यहां पर आया था, पहला इस्लामी अटैक. जी, और 1192 में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान. हमारी हिस्ट्री शुरू होती है 1192 में, बिकॉज इट सूट्स दीज बास्टर्ड्स. 500 साल गायब। 500 साल का इरेजर है बॉस. कितने कमीने लोग हैं और हम कितने मूर्ख हैं. अब नहीं, नहीं, मतलब देखिए, कोशिश अभी आप, भी क्या 30,000 बुक्स मेरी लोगों ने खरीदी है. मैं तो सोच रहा था कि 3 करोड़ लोग खरीदेंगे. हाँ, वो होता ये है मतलब कि हिंदुओं को एक 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 आंदोलन बॉस. मैं तो अभी भी खून के आंसू आ रहे थे मेरे, जब मैं साका जौहर का लिख रहा था मैं समझ चैप्टर. आई वाज, मेरे खून के आंसू आ रहे थे मेरी आंखों में. मैं समझ सकता वो हूँ, मैं झांसी आक्रोश, का, वो जी, वो 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 भावोन्माद, वो अतिरेक भाव का, कि इतना बड़ा छल, हम लाशें बन के रह गए. मैं मान सकता हूँ, वो आता है, वो मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता। वो जब घटनाएँ हम लोग पढ़ते हैं, और वो देखिए, अगर वो घटना हमको ये मालूम है, उसका छोटा-सा उसके बारे में हिस्सा कहीं पढ़ा और हम उसका विस्तृत रूप पढ़ रहे हो, तो बात अलग होती है। बट इतनी बड़ी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना, फिर जब आप पन्ने पलटते हैं और वो ऐसा नहीं है कि किसी एक ने लिखा हो, वो 4 लोगों ने लिखा है बट उसको दबा दिया है। या उसको आधे-अधूरे इस तरह से लिखा गया कि आदमी खुद कन्फ्यूज़ हो जाता है। सारा का सारा जो आज की तारीख में आप कालखंड की जितनी भी बात करते हैं, उसको बाहर से आए जितने भी जो यात्री होते थे, वो लोग लिखा करते थे, या जो इतिहासकार थे, उनकी तारीखों में इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है कि आदमी पढ़ना ही नहीं है यार, छोड़ो, समझ में ही नहीं आ रहा। इतिहास से देखिए, आज आप देखेंगे, अगर आज से आप 50 साल पहले या 30 साल पहले जाते हैं, तो लोगों में इतिहास के प्रति रुचि नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से इतिहास लिखा गया था। मैं अपने समय की बताता हूँ, मुझे इतिहास में कोई रुचि नहीं। पिछले 5 से 6 सालों से पहले से जब मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो मुझे जब आप वो जो डॉट्स वाली जब आप बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपको समझ, यानी आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। जब आप सिलसिलेवार चीज़ों को लिखेंगे, तब समझ में आता है। तो ये तो मतलब अ, आपने सही कहा कि एक आपने चूक कर दी है इसमें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई अभी तक आपके सामने नहीं आया आपको झुठलाने के लिए, तो ये सफलता ही है बस। मैं मानता हूँ सफलता है. और और धीरे-धीरे बढ़ेगा। देखिए, अगर ये कोई छोटी-सी घटना होती, तो बहुत आग लग जाती, बट ये चूँकि बड़ी घटना है, तो धीरे-धीरे ही फैलेगी। वो चिंगारी है जो आपने लगाई है, तो आग लगने में समय तो लगेगा। थोड़ा-सा तो समय। नहीं, जो वामपंथियों का एक आर्ट होता है, एक आर्ट ऑफ किलिंग अ बुक, जी। तो उसका ये तरीका होता है कि उसको रिकग्निशन ही मत दो. हाँ, वो बात ही नहीं करेंगे, वो बात नहीं हाँ. करेंगे। आपको चर्चा तो में ही नहीं लाएँगे, आपको चर्चा में नहीं लाएँगे। हाँ. मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कुछ किताबें बीच में लिखी थी, क्रांति दूत श्रृंखला करके मैंने लिखी।
और उसमें कुछ एक चीज़ें उसमें ऐसी थी कि जो मैंने अपने आदरणीय गांधी जी के बारे में भी लिखी है, नेहरू साहब के बारे में भी लिखी है मैंने। तो वो मैं अछूत हो गया लोगों के लिए। जब तक मैं उनके बारे में नहीं लिख रहा था, जब तक ठीक-ठाक था, जब तक मैंने थोड़ा फिर मैंने आज़ाद साहब के बारे में जब थोड़ा लिखा और उनका नेहरू से संबंध मैंने बताना शुरू किया, तो लोग फिर सीधे मुझे ब्लॉक कर देते, मेरे साथ डिस्कशन नहीं करते। मतलब मुझे आप बात नहीं करेंगे, आपके आपके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, तो ऐसा होता है। वो एज ओल्ड एक वो हाँ, मैं उसका उससे एक जूझा हूँ सत्य जूझा हूँ। को सत्य को जी। मैं दबाने आपसे का। एक अंतिम सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने किताब का अपनी पुस्तक का सॉरी मैं पुस्तक नहीं हूँ, अपने अपने जो महाग्रंथ का जो आपने नाम लिखा है, आपने नाम जो इसको तय किया कि महाराणा प्रताप आपने नहीं, तो पुस्तक का नाम महाराणा जी, सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध। जी। तो वो महाराणा से देखिए जो हमारे जैसे अपढ़ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। देखिए, मैं मानूँगा ना इस बात को, आप मेरे से बुंदेलखंड के बारे में पूछिए तो मैं आपको शायद थोड़ा-सा बता सकूँ, ज़्यादा बता सकूँ क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। बट मैं राजस्थान के बारे में, राजपूतों के बारे में ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों को साउथ के लोगों को नॉर्थ के बारे में नहीं पढ़ाया गया, नॉर्थ के बारे में साउथ को नहीं पढ़ाया गया, हम लोगों को अलग रखा ही गया, अब बदल रहा है। तो ये जब आपने लोग आप पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये केवल महाराणा प्रताप के ऊपर ही ये किताब है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें और ऐसे कितने लोग जैसे बप्पा रावल साहब से शुरू होती है ये और आगे तक चलती चली जाती है। तो अगर आप इसको एक छोटे उसमें समराइज़ करना चाहें कि कितने कालखंड हैं, तो आप अपनी किताब के बारे में क्या हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि अधिकतर लोग प्रताप के साथ ही इस बुक को लिंक करते हैं, जबकि प्रताप इस बुक के महानायक हैं जी, जी। और 4 चैप्टर्स उनके ऊपर हैं। बाकी सब पर एक-एक चैप्टर्स हैं। मैंने प्रताप का बचपन उनका उनकी बिकॉज़ प्रताप की जो पर्सनैलिटी है, वो हो जा प्रताप का जो हमारा व्यक्ति लालच आ जाता है हमारा लालच आ जाता है थोड़ा-सा। लालच भी है और वो इतनी इतनी ब्यूटीफुल है जी, मैं और मानता हूँ। उसके समकालीन हिंदू समाज पर उसके बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। जी, फॉर मानता एग्जाम्पल, उनके फादर उनको पसंद नहीं करते थे, हूँ। जी, उदय सिंह जी, और उनको निष्कासित करके नीचे चित्तौड़ के किले से बाहर निकाल के नीचे कुंवरपदा नाम की जगह थी, वहां प्रताप रहते थे अपनी मां जयवंता बाई के साथ। चित्तौड़ के महल में प्रताप को नहीं रखा गया था। उसमें महाराणा उदय सिंह जी जो थे उनके फादर, अपनी भटियानी रानी थी धीरबाई, उसके साथ और उसके बेटे जयमल और सगर के साथ में रहते थे। और ऐसी मूर्खता करी उदय सिंह जी ने कि जब उनका देहांत होता है 1572 में, ही नॉमिनेटेड जगमाल एज द नेक्स्ट किंग। जब शमशान में प्रताप का राज्याभिषेक हो रहा है, तो सगर जो दूसरा भाई है जगमाल का, वो आके कहता है कि आपको पता नहीं है कि दिवंगत महाराणा तो जगमाल को राजा बनाकर गए हैं। मेवाड़ के सामंत विद्रोह कर देते हैं। डेमोक्रेसी की बातें करते हैं इस देश में लोग। प्रताप अपना सामान बांध कर सिंध जाने की तैयारी करते कि मैं राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उस पिता की जो अब जा चुका, जी, सामंत कहते हैं आप नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम उल्लंघन कर रहे हैं। अकबर जैसा शत्रु सामने खड़ा है, चित्तौड़ जा चुका, अगर जगमाल राजा बना मेवाड़ का तो गुलामी निश्चित है। ये शब्द लिखे हैं श्यामल दास ददवाड़िया ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में। तो कुंभलगढ़ प्रताप को ले जाकर 3 जो सामंत थे, अक्षयमान सोनगरा, देवगढ़ के राणा रावत किश्तना जी, और ग्वालियर के राजा रामशाह तंवर, वो जी, जगमाल बैठा बैठा इतरा रहा था उस राज सिंहासन पर, उसको हाथ पकड़कर उतारते हैं। वो फोटोग्राफ भी मैंने पेंटिंग जो है अपनी बुक में ली है कि आपका स्थान सामने है, यहाँ पर प्रताप विराजमान होंगे। तो प्रताप उनके की बारे पर्सनैलिटी की बड़े सारे आयाम थे, तो वो आपने बहुत इसीलिए उदार तो चित्त। इसमें 4 चैप्टर लिए हैं हाँ, आपने और लेकिन ये शुरुआती किताब कहानी शुरू होती है भाई साहब पर बाप्पा रावल से 725 ईस्वी के आसपास। मान मोरी राजा थे, जिनसे चित्रदुर्ग जिनके पास में था, उनके सामंत थे, और वो जब मुसलमानों से लड़ने में आनाकानी करते हैं तो बाप्पा रावल उनका वध कर देते हैं और खुद राजा बन जाते हैं। और फिर एक हिंदू कॉन्फेडरेशन बनाते हैं नागभट्ट और पुलकेशी राजा और जयवर्मन के साथ मिलकर, और 10-12 हजार की सेना, बैटल ऑफ राजस्थान, जोधपुर के पास मंडोवर नाम की जगह पर युद्ध होता है, जिसके लिए बालाधुरी लिखता है कि मुसलमानों को सर छुपाने की जगह नहीं मिली हिंदुओं के क्रोध से, ढूंढ ढूंढ के मारा। जुनैद अलमरी के
पराजय के बाद अल मामू नाम का एक अफगानी आता है, जिसको कि रापा रावल के वंशज 2 या 3 पीढ़ियों बाद रावल खुमाण पराजित करते हैं। रावल खुमाण एक इतनी बड़ी सेना का संगठन करते हैं जिसकी जो घराने उस युद्ध में लड़ने आए थे, रामेश्वरम से लेके कश्मीर तक, उनका जो उल्लेख टॉड करते हैं, 2 पन्नों में उनका उल्लेख है। 2 पेज भर गए उन नामों को रनों लिखने। का नाम लिखने में। मैंने भी कुछ 10-12 नाम लिखे हैं। और टॉड बड़ी पीड़ा से लिखते हैं कि इनमें से कितने घराने मुसलमानों के द्वारा परमानेंटली मिटा दिए गए, उनके नाम लेवा भी नहीं बचे। खुमान हुए, उसके बाद जैत्र सिंह, जिन्होंने इल्तुतमिश को पराजित किया। भूताला का एक भयानक युद्ध हुआ भूताला की घाटी में, और पूरे नागदा शहर के अंदर 1000 जैन और हिंदू मंदिर थे। आज उन मंदिरों की जो स्थापत्य कला आप देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली चबा देंगे। जो 1000 साल पुराने जो तो मंदिर हैं, सोचिए उस वक्त क्या उनकी महिमा और क्या उनका कैलिबर रहा होगा। तो जैत्र सिंह गुलाम वंश के जो इल्तुतमिश है उसको पराजित करते हैं और राजस्थान में मुसलमानों का अतिक्रमण रोकते हैं। उसके बाद रावल रतन सिंह की पूरी कहानी महारानी पद्मिनी के साथ जो होती है, जो अलाउद्दीन खिलजी को पराजित करते हैं। एक बार पराजित करते हैं, दूसरी बार वो धोखे से पकड़े जाते हैं, और रानी पद्मिनी का जौहर। उसके पश्चात हमीर सिंह, पूरा उल्लेख हमीर सिंह का आता है। हमीर सिंह की कहानी मैं कहता हूं कि कोई बॉलीवुड का कोई लिखने वाला बंदा कल्पना से लिखे तो तो भी नहीं, ऐसी कहानी नहीं लिख सकता जो असल में हुई। सत्य में उनके साथ घटी है। वो आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। हमीर सिंह जी के बाद उनके पुत्र लाखा का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। वहां पर रावत चुंडा की स्टोरी आती है, जो राजस्थान के भीष्म कहे जाते हैं। मेरी दृष्टि में तो वो राजस्थान के भीष्म क्या, वो भारत के क्या, पूरे विश्व के भीष्म माने जाने चाहिए। क्योंकि भीष्म पितामह ने तो केवल ये कहा था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। चुंडा ने न सिर्फ एक युवा स्त्री से विवाह को ठुकराया कि मेरे पिता से इस लड़की की शादी कर दीजिए, बल्कि अपने वंशजों का अधिकार तक छोड़ दिया, कि क्योंकि वो पहले से विवाहित थे, तो राजपूतों में उस वक्त बहुविवाह होता था। तो उन्होंने कहा कि मेरे वंशज कभी भी इस राज सिंहासन पर दावा नहीं करेंगे। जब लड़की के जो ब्रदर थे, जिन्होंने बूढ़े लाखा से अपनी बहन की शादी की, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, इसकी वचन दें आप। तो रावत चुंडा ने वो वचन दिया। चलिए, रावत चुंडा अपने जीवन में अपनी निष्ठा निभाते 500 वर्षों तक उनके परिवार, उनके वंशजों ने वो वचन निभाया। आप द फिडेलिटी टू अ प्रॉमिस, हम तो अपना वचन तक नहीं निभाते यार। अभी राजपूतों के वचन के बारे में ही तो कहानियां कही जाती 500 वर्षों तक ये चुंडावत, ये विलक्षण लोग लड़ लड़ के कट कट के मरते रहे। कभी कोई षड्यंत्र नहीं किया कि राइटफुली जिसका हक था वो हम ले लें इसको। एक वचन पर, एक विम के ऊपर छोड़ दिया, खत्म। है। बड़ा ही अद्भुत घटनाक्रम होगा। तो मैं फिर सोच ये रहा हूँ चुंडा जब के आप। बाद में सांगा, कुंभा। कुंभा जी। अमेजिंग बंदा यार। पूरी इस्लामी जो अतिक्रमण भारत पर हुआ है, उसमें कितनी बिल्डिंगें बनाई है इन सल्तनतों ने, जरा मुझे बताएं आप गिन के। 3, जी। लाल किला, जी। ताजमहल और कुतुब मीनार, जो कि तीनों पर हिंदू दावेदारी है जी। कि दरअसल ये हिंदू बिल्डिंग्स है। और चलिए फॉर आर्गुमेंट से हम मान लेते हैं कि ये मुसलमानों ने बनाई। आपके ही 1000 साल की गुलामी में 3 बिल्डिंगें। 40 वर्ष के इस कुंभा के शासन में 32 दुर्ग बनवाते हैं, रणकपुर के टेंपल का रिनोवेशन करवाते हैं, और विजय स्तंभ बनाते हैं महाराणा कुंभा, जो आज भी चित्तौड़ का प्रतीक है। मैं चुनौती देता हूं आपको, आप जरा कभी गए हैं चित्तौड़? मैं राजस्थान मैंने दौरा नहीं आपको जाना किया। चाहिए, आप अब जब अभी जाए मैं आपने आपके साथ चलूंगा। आप मजबूर कर रहे हैं। आपको लेके चलूंगा मैं। आप विजय स्तंभ देखेंगे ना, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये आज से 600 साल पहले का कंस्ट्रक्शन है। आज के जो आर्किटेक्चर वैसी बिल्डिंग नहीं बना सकते। मैं believe तो करता उस टाइम हमारा आर्किटेक्चर का वो जो जीता जागता प्रमाण है। कुंभा के बाद सांगा। सांगा
की स्टोरी बड़ी ट्रैजिक। उनके अपने भाई ने उनकी आंख फोड़ दी। खतौली के युद्ध में उनका एक हाथ और एक टांग कट गया। जो इब्राहिम लोदी दिल्ली की तथाकथित सल्तनत का राजा था, उसके बेटे को वो गुलाम बनाकर अपने पास 6 महीने उन्होंने चित्तौड़ में कैद करके रखा। 100 से अधिक युद्ध लड़े सांगा ने, एक भी नहीं हारे। और उस सांगा के लिए ये फैलाया इस देश के मक्कार इतिहासकारों ने कि इन्होंने लेटर लिखकर बाबर को बुलाया था कि इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। अरे मैंने कहा कभी कभी तर्क बुद्धि भी काम में ले लिया करो। 2 खतौली और बकरौल 2 युद्धों में जिस सांगा ने इब्राहिम लोदी को पहले से पराजित कर दिया है, वो लेटर लिख के बाबर को क्यों बुलाएगा? उसके बाद प्रताप, और उसके बाद महाराणा अमर सिंह जी उनके बेटे, विलक्षण 21 या 23 बैटल्स उन्होंने जहांगीर से लड़े, सारे जीते। और 1605 के अंदर फिर वो मुगल मेवाड़ संधि होती है, जिसको कुछ लोग कहते हैं मेवाड़ का समर्पण, मैं नहीं मानता। वो एक वेल डिजर्व्ड रेस्पाइट, रेस्ट था, क्योंकि पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई थी। 800 साल से मुसलमानों से लड़ रहे थे भैया, और आने वाली पीढ़ियां लड़े, इसके लिए वो 50 साल तक वो संधि चलना जरूरी था। तो जहांगीर और शाहजहां के समय वो संधि चलती है, और अमर सिंह जी अपने पिता महाराणा प्रताप को दिए हुए वचन के कारण वो जो टूट जाता है मुगल मेवाड़ संधि के कारण, तो वो उनका देहांत हो जाता है उस दुख से। और उसके बाद उनके बेटे करण सिंह राजा बनते हैं, वो भी जल्दी चले जाते हैं। जगत सिंह जी उनके बेटे, वो भी जल्दी चले जाते हैं। राज सिंह जी जो शिखर अंतिम आता है, वो औरंगजेब से पंगा लेते हैं और औरंगजेब के साथ युद्ध में 2 बार औरंगजेब को गिरफ्तार करते हैं, बंदी बनाते हैं। छोड़ क्यों जाता था उसको? ये सद्गुण विकृति, सद्गुण विकृति जो वीर सावरकर ने कहा था, ये सबको थी। सुकुंभा को भी थी। सांगा ने तो बर्बाद कर दिया। सांगा के चरित्र में एक बहुत बड़ा फ्लॉ निकल के आता है कि वो मुसलमानों को पकड़ते थे और उनको छोड़ देते। उनको किसी चारण ने, किसी राज ब्राह्मण ने, किसी उनके सलाहकार ने ये परामर्श नहीं दिया कि ये कैंसर है, कैंसर सेल को छोड़ना नहीं चाहिए, कैंसर सेल को देखते रेडिएशन देके मार दो। बट वो भूल तो हुई है, लगातार हुई है। बाप्पा और प्रताप 2 अपवाद हैं। जहां प्रताप को शत्रु मिलता था उसकी गर्दन काट देते, बाप्पा को जब शत्रु मिलता था उसकी गर्दन काट देते। कोई माफी वाफी नहीं है, माफी का फंडा ही नहीं इन दोनों राजाओं के। और उसके बाद राज सिंह जी पर मेरी पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद वो दोनों जो चैप्टर्स हैं, बैलेट जो मैंने कहा था कि वो 1000 ईयर ऑफ स्लेवरी, द लाई कॉल्ड 1000 ईयर स्लेवरी, एंड सिंहों का मौन, द साइलेंस ऑफ द लायंस। साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स तो बहुत सुना था, हमारे तो शेर ही चुप हो गए। डॉक्टर साहब, आपको ये लिखने के बाद जब आपने, आपका मन तो नहीं किया होगा कि इसको रोका जाए? सच बोल रहा हूँ मैं? नहीं, मेरा मन हो गया था, क्योंकि मैं चीजों को क्लोजर पे ला, मेरी पर्सनैलिटी है, मैं चीजों को क्लोज करता हूं। मैं अनएंडिंग एक, क्योंकि उसमें होता क्या है कि अनएंडिंग सिर्फ प्रेम हो सकता है, वो भी स्त्री पुरुष का प्रेम, वो एक अनएंडिंग चीज है। या माँ बेटे का प्रेम, वो टाइमलेस है। इतिहास अगर हम लिख रहे हैं तो उसको वी शुड गिव इट एज अ कैप्सूल, वरना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसमें एब्स्ट्रैक्ट इतना मेरा रहता नहीं है, मैं बहुत मेथोडिकल, क्लिनिकल, मेरी जो डॉक्टर बुद्धि है ना, वो लगाता हूँ उसके अंदर। जी। तो तो आई वांटेड टू रैप इट अप इन सच अ मैनर कि वो एक सागा ऑफ ग्लोरी, इंटेलिजेंस, वैलर एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस। तो अगर मोस्ट उसको इम्पोर्टेंट। ओपन एंडेड छोड़ दें ना अपन कि और लिखा जाएगा, उसमें फिर क्या, वो जो पाठक है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें क्लिनिकल रहा हूं, वेरी क्लिनिकली आई फिनिश्ड। टाँके लगा दिए, बस खत्म। ताकि लगा दिए, काम खत्म हो गया, घर जा भैया, अब तो जिंदगी जी, तेरा ऑपरेशन खत्म हो गया। अभी नया क्या लेकर आने वाले हैं? द लाई कॉल दिल्ली सल्तनत, तो कब तक आने की उम्मीद है? अभी उसमें 6 महीने, क्योंकि उससे पहले मेरी एक पुस्तक जो पाकिस्तानी हिंदुओं पर आ रही है वो खत्म कर रहा हूँ, द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान, अ जेनोसाइड फॉरगॉटन। आपसे बड़े से बड़ा नरसंहार। मुझे लग रहा था कि ये चर्चा हम लोग 20-25 मिनट पर खत्म हो जाएगी, बट मुझे लग नहीं, अब मुझे लग रहा है कि मैं और चलता रहे, क्योंकि मुझे इतना सब, मुझे, मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे इतना कुछ नहीं पता था, इसलिए
मेरा इंटरेस्ट था कि मैं आपसे बात करूँ नहीं, आई एम और ऑनर्ड। बहुत-बहुत आपका आभार है डॉक्टर साहब जो आपने समय दिया हमको नहीं, और नहीं, आज का दिन तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आपको पुण्य का दिन। बधाई मैं बधाई देता हूँ जो इतना बड़ा आपने काम किया और मैं पर्सनली आपसे बहुत-बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बहुत आपसे धन्यवाद ज़रूर ऋषि, बात ज़रूर मिलेंगे। थैंक महादेव यू आपकी रक्षा जी, करें। थैंक हर यू। हर महादेव।